हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज देखते हैं दो लंबी परिनालिकाओं के लिए या दो लंबी परिनालिकाओं के मध्य अन्योन्य प्रेरकत्व के लिए व्यंजक। ठीक है, तो हम अभी तक स्वप्रेरकत्व के लिए व्यंजक देखे थे, अब देख रहे हैं अन्योन्य प्रेरकत्व के लिए व्यंजक। ठीक है, तो अन्योन्य प्रेरकत्व हम पढ़े हैं, तो आप लोगों को एक चीज़ क्लियर हो गया है कि अन्योन्य प्रेरकत्व में हम लोगों को दो कुंडली लेना पड़ता है। कितना कुंडली लेना पड़ता है? दो ठो। तो मान के चलो, मानते हैं कि माना कि एक पहला कुंडली इस प्रकार से छोटा सा है। ठीक है, माना कि छोटा सा ये कुंडली है जो तांबे के विद्युत रोधी तार को लपेटकर बनाया गया है। ये यहाँ पर छोटा सा कुंडली। ठीक, अब यहाँ ये जो छोटा सा कुंडली है ना, तो इसमें इस छोटे से कुंडली को मान लेते हैं प्राथमिक कुंडली। इसको क्या मान लेते हैं? प्राथमिक कुंडली। तो ये जो कुंडली है ये है हम लोगों का प्राथमिक कुंडली। क्लियर यहाँ तक? फिर क्या करते हैं, तो माना कि एक प्राथमिक कुंडली S1 है, इसका नाम क्या दे दिए? S1। ठीक है, और इसी प्रकार इसी के सापेक्ष द्वितीय कुंडली है, तो दो लंबी परिनालिका, एक लंबी परिनालिका मिला। ठीक है, अब एक लंबी परिनालिका मिल गया तो दो लंबी परिनालिका लेना है, तो दो लंबी परिनालिका इसी पर लेना है। ठीक, ये दूसरा लंबी परिनालिका, तो ये क्या करेगा? इस प्रकार फिर से ये लिपटा हुआ है, ऐसी लिपटा हुआ है। ठीक, ये देखते हैं, तो हम लोगों के पास मिल गया दो लंबी परिनालिका। तो माना कि ये जो द्वितीय, ये पहला लंबी परिनालिका लिए उसको क्या मान लिए? तो प्राथमिक कुंडली S1 मान लिए, और जो दूसरा लंबी परिनालिका लिए उसको क्या मान लिए? तो द्वितीय कुंडली S2 मान लिए। इसको क्या मान लिए? द्वितीय कुंडली, द्वितीय कुंडली S2 मान लिए। यहाँ तक क्लियर? तो अब यहाँ जो जो किए हैं उसको लिखना है। ठीक है, तो इसके लिए क्या किए हैं तो लिखो उसको। माना कि S1 व S2 दो कुंडली लिए। क्या लिए? दो लंबी परिनालिका वाली कुंडली लिए, दो कुंडली लिए। ठीक, इतना लिख लिए है ना। ये प्राथमिक कुंडली है, ये द्वितीय कुंडली, तो दोनों कुंडलियों को लिए हैं, उसको लिख लेना है कि दो कुंडली लिए हैं। फिर उसके बाद क्या करना है, तो ये जो प्राथमिक कुंडली है उसको द्वितीय कुंडली के अक्ष पर रखना है। अक्ष मतलब उसी के अनुदिश रखना है। तो एक ही अक्ष पर है, एक ही अनुदिश स्थिति में है, तो उसको लिखना है जो कि समअक्षीय है। सम अक्ष, तो सम अक्ष में रहते हैं उसको क्या बोलते हैं? समअक्षीय स्थिति बोलते हैं। समअक्षीय स्थिति में व्यवस्थित हैं। ठीक, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा, है ना? तब अब उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, तो इसमें जो है ये प्राथमिक कुंडली है, द्वितीय कुंडली है, तो प्राथमिक कुंडली में भी जो है वो क्या करेगा, तो एन फेरा लगा हुआ है। लगा है कि नहीं लगा है? लगा हुआ है। और उसी प्रकार द्वितीय कुंडली में भी एन फेरा लगा हुआ है। तो उससे पहले जो एन फेरा लग रहा है प्राथमिक कुंडली में, तो टोटल यहाँ फेरों की संख्या कैपिटल एन है। ठीक है, उसी प्रकार द्वितीय कुंडली में टोटल फेरों की संख्या जो लग रही है उसको मान लिए N2। क्लियर इतना? तो प्राथमिक कुंडली में ये जो N1 है, इसमें जो फेरा लग रहा है वो भी क्या हो रहे हैं, तो ये जितने भी इसमें फेरे की लंबाई है उतना में टोटल लग रहे हैं। ठीक है, तो उस कंडीशन में प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या को जो है उसको ये यहाँ से यहाँ तक टोटल लेंथ क्या हो गया? L हो गया। ठीक है, कहाँ से लेना है? यहाँ से यहाँ तक उसकी लंबाई क्या है? L है। यहाँ फेरों की संख्या कंप्लीट रूप से यहाँ तक है और ये कंप्लीट रूप से यहाँ तक है, तो इसकी लंबाई भी L है और इसकी भी लंबाई क्या है? L है। तो उस कंडीशन में उसको लिख लेना है। तो दो S1 और S2 दो परिनालिका लिए, वो तो समझ आ गया।
माना कि प्राथमिक कुंडली में N1 फेरे लग रहे हैं। सिमिलरली द्वितीय कुंडली में क्या हो रहे हैं, N2 फेरे लग रहे हैं। तो ये सिर्फ एक फेरों की बात हुई ना, N1 और N2। लेकिन हम यदि उसमें टोटल फेरा लगाते हैं, जैसे यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो उस कंडीशन में हम लोगों का फेरों की संख्या क्या हो जाएगी, तो पूर्ण मतलब कंप्लीट पृष्ठ पर अर्थात संपूर्ण परिनालिका पर फेरों की संख्या, तब प्राथमिक कुंडली व द्वितीय कुंडली के संपूर्ण फेरों की संख्या क्या होती है, तो कैपिटल N1 बराबर N1 एक में फेरों की संख्या और टोटल उसके लेंथ में लग रही फेरों की संख्या, तो N। ये विशाल का वो से क्वेश्चन नहीं लिखा है, इसलिए विशाल बनाया उसको अपना लिखना। तथा द्वितीय कुंडली में कुल फेरों की संख्या ना N2 है, तो N2 बराबर N2L होगा, क्योंकि दोनों की लेंथ क्या है, इक्वल है। क्लियर यहाँ तक? इतना हम लोग मान लिए। अब हम लोगों को सूत्र में ये वाला N एक फेरों की संख्या के लिए मान चाहिए सपोज, तो उस कंडीशन में प्राथमिक कुंडली में एक फेरों के लिए संख्या, प्राथमिक कुंडली में N1 फेरों का मान। अब इसका मान निकालेंगे तो N1 यहाँ रुकेगा, L इधर ट्रांसफर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा N1/L। सिमिलरली उसी प्रकार द्वितीय कुंडली के लिए सिमिलरली करके लिख लेते हैं इसी प्रकार। N2 बराबर क्या मिल जाएगा, तो N2/L मिल जाएगा। इसको दे देना है फर्स्ट इक्वेशन और इसको दे देना है सेकंड इक्वेशन। यहाँ तक क्लियर है ना? अब ये जो है इतना मान लिए। अब यहाँ इसकी त्रिज्या हम लोग माने हैं क्या? नहीं। तो माना कि प्राथमिक कुंडली की त्रिज्या जो है यहाँ से यहाँ तक है ना, तो यहाँ से यहाँ तक R1 है। लिख लेना है, माना कि प्राथमिक कुंडली की त्रिज्या R1। उसी प्रकार यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो है द्वितीय कुंडली की त्रिज्या है ना, तो ये क्या है, R2 है। तथा द्वितीय कुंडली की त्रिज्या R2 है। ठीक, यहाँ तक कोई डाउट है आप लोगों को? नहीं ना? अब आगे इसको देखते हैं। तो उस कंडीशन में हम लोगों का स्थिति आता है एक ठो, ठीक है। तो इसमें स्थिति क्या आती है, यदि हम प्राथमिक कुंडली में जो है प्राथमिक कुंडली जो S1 है ना, उसमें जो है I1 धारा बहाते हैं, ठीक। तो उसके भीतर में उसके अक्ष पर जो चुंबकीय क्षेत्र मिलता है वो क्या मिलता है, तो जो म्यू अपवर्तनांक जिस फील्ड में हम मतलब जैसे ये डायग्राम है, ठीक है। तो यहाँ से इस अक्ष पर हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता देख रहे हैं, इसके केंद्र के अक्ष पर। तो अक्ष ये है ना, तो अक्ष पर हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता देखते हैं। तो इसके अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र संपूर्ण फेरों के लिए यदि देखेंगे, संपूर्ण प्राथमिक कुंडली के लिए देखेंगे, तो पहले यहाँ पर लगाएगा और यहाँ पर का अपवर्तनांक मान के चलो μ0 है। फिर ये यहाँ पर फेरों की संख्या N1 है और उसी प्रकार यहाँ धारा क्या है, I1 है। तो यहाँ पर इसके यहाँ और यहाँ इस अक्ष पर देखेंगे तो उसके चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जहाँ जहाँ लग रही है वहाँ उसका मान के गुणनफल के बराबर होगा कि नहीं होगा, होगा ना। तब उस कंडीशन पर पहले स्थिति में यदि हम प्राथमिक कुंडली के
क्या करते हैं, तो प्राथमिक कुंडली में I1 धारा बहाते हैं, तब उस कंडीशन पर इसके अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो होती है वो μ0, जो इसका अपवर्तनांक है जिस माध्यम में वो क्रिया कर रही है, और उसमें फेरों की संख्या और उसमें बहने वाली धारा I के गुणनफल के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इसी प्रकार हम लोगों को मिल जाएगा प्रथम स्थिति में। तो स्थिति पहला, स्थिति 1 लिखते हैं। तो स्थिति 1 में हमें क्या मिली, तो प्राथमिक कुंडली S1 में, प्राथमिक कुंडली S1 में कौन सी कुंडली में बहा रहे हैं जी, तो प्राथमिक कुंडली में है ना। तो प्राथमिक कुंडली S1 में बहने वाली धारा I1 होगी। I1 है, ठीक। S1 के लिए क्या धारा बहाए, तो I1 धारा बहाए। फिर तब उसके भीतर जो अक्ष है, ये मतलब ये जो परिनालिका है, तो इस पर जो इसके भीतर में द्वितीय कुंडली के भीतर में जो अक्ष है प्राथमिक कुंडली का, तो वहाँ पर उसका चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या आएगी, या उसका चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगी। तो उसके भीतर का चुंबकीय क्षेत्र, तो उसके भीतर का चुंबकीय क्षेत्र, उसके भीतर का चुंबकीय क्षेत्र को B1 से नोट करते हैं, मानते हैं ऐसा B1 होता है। अब उसका माध्यम क्या है, μ0 अपवर्तनांक रखा गया है, और वो N1 फेरे लगा रहे हैं, और I1 धारा बह रही है। क्लियर यहाँ तक। तो उस कंडीशन पर देखो μ0 I1 ये तो एज है, लेकिन N1 का वैल्यू हम पीछे अभी निकाले हैं। देखो क्या निकाले हैं, N1 बराबर कैपिटल N1/L निकाले हैं ऐसा। तो इस वैल्यू को हम समीकरण वहाँ रख देंगे, समीकरण 1 से N1 का मान हम समीकरण यहाँ रखेंगे, ठीक है। तब इसलिए μ0 इंटू N1 के जगह क्या हो जाएगा, कैपिटल N1/L हो जाएगा, इंटू I1 हो जाएगा। इसको मान लेंगे हम कौन सा इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन। क्लियर है इतना भी। अब यदि देखते हैं इसी प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र के कारण जो द्वितीय कुंडली S2 है उसमें बद्ध चुंबकीय फ्लक्स, जैसे एक कुंडली में हम धारा बहाते हैं तो द्वितीय कुंडली प्राथमिक कुंडली में धारा बहाने से द्वितीय कुंडली में बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होने लगता है, या तो बद्ध चुंबकीय फ्लक्स प्रेरित होने लगता है। होता है कि नहीं होता है, होता है ना। तब इसी वजह से इस कारण द्वितीय कुंडली मतलब जो उसके ऊपर ढका हुआ है वो कुंडली, द्वितीय कुंडली S2 से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स क्या निकाल रहे हैं, बद्ध चुंबकीय फ्लक्स। तो बद्ध चुंबकीय फ्लक्स का मान क्या हो जाएगा, तो द्वितीय कुंडली में बद्ध चुंबकीय फ्लक्स किसके सापेक्ष प्रवाहित हो रहा है, किस पर धारा भेजने पर हो रहा है। तो जब प्राथमिक कुंडली में धारा भेज रहे हैं तब द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या या चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन हो रहा है। तो उस कंडीशन में हम लोगों को बद्ध चुंबकीय फ्लक्स फाई जो है कहाँ मिल रही है, तो उस कंडीशन में फाई द्वितीय कुंडली में प्राथमिक कुंडली में धारा बहाने से हो रही है। 2-1 क्या शो कर रहे हैं, जान गए। द्वितीय कुंडली में बद्ध चुंबकीय फ्लक्स का मान प्राप्त हो रहा है क्योंकि प्राथमिक कुंडली में हम धारा भेज रहे हैं। तो क्या करते हैं आगे उसको, तो इस प्रकार से जब आता है कंडीशन, तो इसके लिए हम लोग जानते हैं फार्मूला कि द्वितीय कुंडली में बद्ध चुंबकीय फ्लक्स बह रही है वो उसमें टोटल फेरों की संख्या पर बहेगी, और साथ ही साथ प्राथमिक कुंडली के चुंबकीय क्षेत्र के कारण बह रही है और वो टोटल उसके एरिया तक बह रही है। तो उस कंडीशन में हम लोगों को फार्मूला मिल जाएगा चुंबकीय फ्लक्स Φ21 = N2B1A। क्या मिल जाएगा, N2B1A। अब यहाँ हम क्या करते हैं, ये कैसे आया जान गए। तो हम लोगों का प्राथमिक कुंडली में जैसे धारा बहा रहे हैं I1 धारा, तो
तो उस कंडीशन में द्वितीयक कुंडली में बद्ध चुंबकीय फ्लक्स 5-1 बह रही है और 5-1 द्वितीयक कुंडली में बह रही है, चूँकि द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या N2 है और वहाँ मैग्नेटिक फील्ड जो है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहाँ से मिली है, तो B1 से मिली है, मतलब प्राथमिक कुंडली से मिली है। और वो कहाँ तक मिल रही है, तो टोटल जहाँ तक उसका एरिया है, मतलब ये जहाँ तक फैला हुआ है वहाँ तक उसका मिल रहा है। इसीलिए हम लोगों को 5-1 = N2B1A प्राप्त हुआ। अब N2 को एज इट इज रख देना है और B1 का मान यहाँ जो निकाले हैं समीकरण 3 में, वहाँ से इस इक्वेशन में उसको रखना है। क्लियर ना? तो उस कंडीशन में हो जाएगा μ0 N1/L × I1। तो यहाँ N2 है और यहाँ क्या है, N1 है। इन दोनों को आपस में गुणा करके लिख देते हैं, तो ये आ जाएगा μ0 N1 N2/L × I1। ठीक, और साथ ही साथ ये टोटल एरिया में बह रहा है, तो इसीलिए A। तो A को यहाँ जमा दिए तो आ गया हम लोगों को 5-1 बद्ध चुंबकीय फ्लक्स का, द्वितीय कुंडली में बद्ध चुंबकीय फ्लक्स का मान आ गया μ0 N1 N2/L × AI का स्क्वायर। इसको दे देते हैं हम लोग 4th इक्वेशन। ठीक, यहाँ तक। अब इसको देखते हैं, जब हम प्राथमिक कुंडली में धारा I1 में परिवर्तन करते हैं, इसमें प्राथमिक कुंडली में I1 के मान में परिवर्तन करते हैं धारा के मान में, तो परिवर्तन के दौरान S2 परिनालिका में जो चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होती है उसका हम नियम पढ़े हैं। क्या पढ़े हैं? तो जब प्राथमिक कुंडली के वजह से द्वितीय कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होते हैं, तो जो चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होते हैं वो उस धारा के अनुक्रमानुपाती होते हैं। हम पढ़े हैं इसको स्वप्रेरण की घटना या स्वप्रेरकत्व में, पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? पढ़े हैं ना। तो उसी को हम लोगों को यहाँ कर देना है, रख देना है। तो उस कंडीशन में आ जाएगा, हम जानते हैं, लिख देना। क्या लिखोगे? हम जानते हैं कि 5-1 द्वितीय कुंडली में बद्ध चुंबकीय फ्लक्स प्राथमिक कुंडली में धारा बहाने से प्राथमिक कुंडली के धारा के अनुक्रमानुपाती हो जाती है। इसको हम पढ़ चुके हैं स्वप्रेरकत्व की घटना से। जब इस अनुक्रमानुपाती को हटाते हैं तो ये जो है बराबर में कन्वर्ट होता है, तो उस कंडीशन में 5-1 बराबर आ जाते हैं कोई भी कांस्टेंट राशि। तो हम लोगों का प्रेरण घटना या स्वप्रेरकत्व का मान जानते हैं, नियतांक क्या होता है, m होता है। और m जो होता है वो किस पर आ रहा है, तो जो चुंबकीय गुणांक जो है प्राथमिक कुंडली की वजह से 1 से 2 में आ रहा है, बस प्राथमिक कुंडली की वजह से द्वितीय कुंडली के लिए प्राप्त हो रहे हैं। और यहाँ I1 उसका क्या है, एक नियतांक है, धारा है। ठीक, अब इसको दे देते हैं हम लोग 5th इक्वेशन। देखो यहाँ भी बद्ध चुंबकीय फ्लक्स का मान निकला हुआ है, यहाँ पर भी बद्ध चुंबकीय फ्लक्स का मान निकला हुआ है। ठीक ना? तो उस कंडीशन में हम लोगों का दोनों ही बद्ध चुंबकीय फ्लक्स का मान है, तो क्या करते हैं, तो दोनों बद्ध चुंबकीय फ्लक्स को इक्वल मान सकते हैं, क्योंकि प्राथमिक कुंडली की वजह से द्वितीय कुंडली में बद्ध चुंबकीय फ्लक्स और द्वितीय कुंडली की वजह से प्राथमिक कुंडली में बद्ध चुंबकीय फ्लक्स का मान जो होते हैं, चुंबकीय फ्लक्स एक दूसरे के आपस में बराबर होते हैं। तो इसीलिए समीकरण जो 4 है और 5 है उसको कंपैरिजन करते हैं। तो समीकरण 4 व 5 की क्या करने पर, तो तुलना करने पर, क्या करने पर, तुलना करने पर कर दिए तुलना। तो उस कंडीशन में हम लोगों को क्या मिला, तो ये जो है छोटा वैल्यू है, पहले इसको ले आते हैं, क्योंकि हम लोगों को स्वप्रेरकत्व गुणांक यहाँ मिल रहा है, तो इसी का मान चाहिए। हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, अन्योन्य प्रेरकत्व के लिए व्यंजक पढ़ रहे हैं। अन्योन्य प्रेरकत्व के लिए हम लोगों का जो कांस्टेंट राशि है वो m काम करता है, तो M12 और I1 को पहले लेफ्ट साइड में रखते हैं और राइट साइड में बाकी इस वैल्यू को रख देते हैं। लेफ्ट लेफ्ट बराबर है तो राइट राइट भी क्या होगा, बराबर होगा। तो μ0 × N1 N2 AI1/L आया। क्लियर? तो इस कंडीशन में I1 को कैंसिल कर दिए। ठीक है, तो बचा क्या, तो चुंबकीय अन्योन्य प्रेरकत्व M12 बराबर μ0 N1 N2/L
एल इंटू ए बचा। क्लियर हो गया ना इतना तक। तो अब यहाँ जो बचा हुआ है इसमें हम जानते हैं, चूँकि हम जानते हैं कैपिटल N1 बराबर N1 L होता है। पहले कुंडली में फेरों की संख्या और टोटल लेंथ में फेरों की संख्या कुल फेरों की संख्या कहलाती है। तो हम इतना जानते हैं तथा सिमिलरली N2 बराबर और क्या जानते हैं, तो N2L जानते हैं। क्लियर ना। अब इस वैल्यू को हम लोग यहाँ रख देंगे, क्या कर देंगे, वहाँ रख देंगे। तो हमें नेक्स्ट इक्वेशन क्या मिल जाएगा उसको देखते हैं। तो उस कंडीशन में हमें M12 का मान मिल जाएगा, M12 बराबर मिल जाएगा μ0 N1 N2 और दोनों L है तो L का स्क्वायर है ना, L का स्क्वायर। यहाँ से देखो थोड़ा, ये N1 N2 का मान N1 रखेंगे यहाँ तो L आएगा, N2 रखेंगे तब भी L आएगा, एक L से कट जाएगा। ठीक है, तो N1 N2 और L बचेगा और A है तो ये भी बचेगा, बच जाएगा हम लोगों को L वाला L स्क्वायर बटा L इंटू करके A है तो A बचेगा। एक L से एक L कैंसिल हो गया तो बच गया क्या, μ0 N1 N2 और L A। क्लियर। तो इस प्रकार हम लोगों को पता चलता है कि M12 जो होते हैं सब गुणा में आते हैं, बटा में कोई भी नहीं आ रहा है। और यदि बटा में आता तो उसके लंबवत होते, या तो वो क्या होते, निरक्षीय स्थिति में होते, अलग अलग स्थिति में होते हैं। लेकिन ये दोनों इक्वल आ रहे हैं, एक ही अक्ष पर एक ही पोजीशन में आ रहे हैं, अर्थात ये क्या होंगे, सम अक्षीय होंगे। अतः इस व्यंजक से सिद्ध हो रहा है कि ये जो क्या है, तो दो लंबी परिनालिका है उसका अन्योन्य प्रेरकत्व के लिए व्यंजक जो है समअक्षीय होंगे। तो सिद्ध होता है कि अन्योन्य प्रेरकत्व समअक्षीय होंगे। और यही जो है क्या होते हैं, तो यही प्रूफ जो है दो लंबी परिनालिकाओं के मध्य अन्योन्य प्रेरकत्व के लिए व्यंजक कहलाता है। क्लियर हुआ आप लोगों को।